अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये फेमस डायलॉग आपको याद होगा फिल्म धड़कन से, सुनील शेट्टी की आवाज़ में। कुछ ऐसा ही यहाँ पर एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है एक प्रेमी की अपनी प्रेमिका से। और ये पोएम है जिसका टाइटल है इफ़ यू फॉरगेट मी, अगर तुम मुझे भूल जाओ। और इसको लिखा है पैब्लो नेरूडा ने, लेकिन उनका पूरा नाम ये है जो मैंने आपके लिए नोट किया है और आपको याद रखना है, नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बोसोआल्टो। इतना बड़ा नाम है और उनका पेन नेम पैब्लो नेरूडा है, इसी नाम से वो लिखते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। 1904 में उनका जन्म हुआ और 1973 में उनकी डेथ हुई, यानी उन्होंने ये 20th सेंचुरी लगभग पूरी देखी है। 20th सेंचुरी की शुरुआत में पैदा हुए हैं और 20th सेंचुरी के एंड की ओर उनकी डेथ हुई है। दोनों वर्ल्ड वॉर्स उन्होंने देखे होंगे, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उनकी लाइफ के रहे हैं। थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं अबाउट द पोइट। पैब्लो नेरूडा वॉज ए चिलियन पोइट, यानी चिली के कवि थे, एंड डिप्लोमेट, और एक राजनेता भी थे। अ डिवोटेड कम्युनिस्ट, वो कम्युनिस्ट थे, साम्यवादी थे। हमारे यहाँ भी कम्युनिस्ट जो वामपंथी लोग हैं उनकी विचारधारा कम्युनिस्ट है, तो वो भी एक समर्पित कम्युनिस्ट थे। ही वॉज इलेक्टेड एज अ, यहाँ सीनेटर होगा, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, सीनेटर इन चिली, तो उन्होंने को चिली में सीनेटर चुना गया। एंड 1946 बिकेम द कैंपेन मैनेजर फॉर गैब्रियल गोंजालेज विडेला, और वो कैंपेन मैनेजर बने, यानी जो प्रचार प्रसार करते हैं इलेक्शन में, तो गैब्रियल गोंजालेज विडेला के कैंपेन मैनेजर बने। अ मैन हु टर्न अगेंस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये व्यक्ति बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हो गए। सब्सिक्वेंटली नेरूडा एंड हिज वाइफ फ्लैड चिली इन फियर, और उसका परिणाम ये हुआ कि नेरूडा और उनकी पत्नी को चिली से भागना पड़ा डरकर। फॉर ओवर अ ईयर, एक साल से ज़्यादा समय तक, दे हिड इन द होम्स ऑफ फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स, वो अपने दोस्तों के और समर्थकों के घरों में छिपे रहे, पति पत्नी दोनों। ड्यूरिंग देयर एग्जाइल, तो इस वनवास के दौरान, नेरूडा मैट हिज मिस्ट्रेस एंड सेकंड वाइफ, नेरूडा की मुलाकात अपनी एक जो प्रेमिका हैं और उनकी दूसरी पत्नी है मैटिल्डे उर्जिया, उनसे हुई। फॉर होम इट इज़ सैड दैट ही रोट दिस पोएम, और ये कहा जाता है कि ये जो पोएम है आपके सिलेबस में, ये उनकी सेकंड वाइफ के लिए ही लिखी गई है। द पोएम वॉज कंपोज वाइल नेरूडा वॉज हाइडिंग इन मैक्सिको, ये कविता उस वक्त लिखी गई जब नेरूडा मैक्सिको में छिपे हुए थे। नेरूडा फाइनली रिटर्न टू चिली इन 1952, 1952 में नेरूडा चिली वापस आए। एंड इन 1971 इवेंचुअली वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, और 1971 में उन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। नेरूडा रोट ओनली इन हिज नेटिव लैंग्वेज स्पेनिश, तो नेरूडा ने जो कुछ भी लिखा है अपनी मातृभाषा स्पेनिश में ही लिखा है, और आप तो पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर, तो जाहिर सी बात है स्पेनिश से ट्रांसलेटेड हैं उनकी ये पोइम्स। हिज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय अदर्स, तो दूसरों के द्वारा उनके जो वर्क्स हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, उन्होंने खुद ट्रांसलेशन भी नहीं किया है। ही इज़ ऑफन कंसिडर्ड द नेशनल पोइट ऑफ चिली, अक्सर उनको चिली का राष्ट्र कवि माना जाता है। नेरूडा डाइड इन 1973, 1973 में उनकी मृत्यु हुई, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और अब आते हैं हम टेक्स्ट पर। देखिए, इफ़ यू फॉरगेट मी, तो ये जो टाइटल है ये आगे पोइम से जुड़ा हुआ है। अगर तुम मुझे भूल जाओ, आई वॉन्ट यू टू नो, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये जान लो। अगर मुझे भूल जाओ तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि तुम जान लो वन थिंग, एक बात जान लो तुम। क्या बात है? यू नो, तुम जानती हो, हाउ दिस इज़, कि ये कैसे चलता है, यानी हमारे तुम्हारे बीच का रिलेशन कैसा है। इफ़ आई लुक, अगर मैं देखता हूँ, एट द क्रिस्टल मून, क्रिस्टल माने एकदम क्लियर होता है हिंदी में, वैसे उसके लिए स्फटिक वर्ड है। तो स्फटिक चांद को जब मैं देखता हूँ, यानी चमकते हुए साफ सुथरे चांदनी रात में जहाँ बादल नहीं छाए हुए, तो क्रिस्टल क्लियर होता है चांद, तो जब मैं उसको देखता हूँ, एट द रेड ब्रांच, रेड लाल ब्रांच, शाखा, ऑफ द स्लो ऑटम, स्लो माने धीमे धीमे जो आ रहा है, ऑटम पतझड़, एट माई विंडो, अपनी खिड़की पर, तो मैं अपनी खिड़की पर खड़े होकर
पतझड़ के मौसम में जब पेड़ों की लाल शाखाएं होती हैं, वैसे उसने रेड ब्रांच ऑफ स्लो ऑटम कहा है, यानी पतझड़ की शाखा। तो पतझड़ की शाखा क्या होती है? पेड़ों की ही शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस। तो जब पतझड़ जो कि स्लोली आ रहा है, धीमे धीमे आते हुए पतझड़ में लाल शाखाओं के परे वो चमकते हुए चांद को अपनी खिड़की से मैं देखता हूँ। तो देखिए, एक इमेज क्रिएट हुई ना, एक तस्वीर आप अपने दिमाग में बना सकते हैं। पोइट्री की यही खासियत होती है कि आप अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं कुछ तस्वीरों को। तो एक तस्वीर बनी, पोइट खड़ा हुआ है अपनी खिड़की पर, सामने पतझड़ वाले पेड़ हैं और उनकी लाल शाखाएं हैं, और उसके सामने चांदनी रात है, चांद चमक रहा है। फिर देखिए, एक आगे और एक इमेजरी है, इफ़ आई टच, अगर मैं छूता हूँ, स्पर्श करता हूँ, नियर द फायर, आग के पास, द इम्पल्पेबल ऐश, इम्पल्पेबल जिसको आप छू कर समझ नहीं सकते, अस्पृश्य कह सकते हैं आप, यानी छू तो सकते हैं लेकिन छूकर समझ नहीं सकते, या फिर न छूने लायक भी कह सकते हैं आप इम्पल्पेबल को। ऐश होती है राख। तो आग के समीप जो न छूने लायक राख है, उसको जब मैं छूता हूँ, और द रिंकल्ड बॉडी, रिंकल्ड माने जिस पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हों, ऑफ द लॉग, लॉग होता है लकड़ी का लट्ठा। तो जो सूखी लकड़ी होती है वो चिकनी नहीं होती, स्मूथ नहीं होती, उसकी जो बाहरी परत है वो चटक जाती है। बार्क जो होती है, जो छाल होती है पेड़ की, बाहरी परत सूखे हुए लट्ठे की रिंकल्ड होती है, चटक जाती है, झुर्रियाँ पड़ी होती हैं। ये तो मैं जब उस झुर्रियों पड़े हुए आग के लट्ठे को छूता हूँ जो कि आग में जल रहा है, तो ये एक इमेजरी है। ये सारी चीज़ें, एवरीथिंग, जो कुछ भी मैं देखता हूँ, चांद को देख रहा हूँ, पेड़ों को देख रहा हूँ, पतझड़ को देख रहा हूँ, या फिर आग को देख रहा हूँ, राख को छू रहा हूँ, उस लट्ठे को छू रहा हूँ, ये जितनी भी सारी दुनिया की शय हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग, हर चीज़, हर शय कैरीज मी, मुझे ले जाती है, टू यू, तुम्हारी ओर, एज इफ, जैसे कि। अब देखिए, ये एक सिमिली हुई है ना, एज इफ, एक कंपैरिजन हुआ, जैसे कि एवरीथिंग, हर चीज, दैट एग्जिस्ट, जो इस संसार में है, जिसका अस्तित्व है इस दुनिया में, और जो मुझे दिखाई दे रही है, मेरे चारों ओर है, जिसको मैं छू रहा हूं, तो हर चीज, और उसमें क्या क्या शामिल है? अरोमाज, एरोमा खुशबू होती है, तो जितनी भी गंध हैं, खुशबुएं हैं, लाइट रोशनी है, चाहे वो चांद की रोशनी हो, सूरज की रोशनी हो, आग की रोशनी हो, सारी लाइट, मेटल्स, जितनी भी धातुएं हैं, सोना, चांदी, पीतल, एल्यूमिनियम, जितनी भी मेटल्स हैं, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ इस दुनिया की ऐसा लगता है जैसे कि। तो ये एक सिमिली का एग्जाम्पल है, बहुत खूबसूरत सिमिली है। ये सारी चीज़ें वर हों, देखिए वर लगाया गया है, तो वर जहाँ लगता है, इस तरीके से यूज़ होता है, तो वहाँ इमेजिनेशन होती है। वह लिटिल बोट्स, लिटिल छोटी छोटी, बोट्स माने कश्तियाँ, नावें, जैसे दुनिया की हर चीज़ एक छोटी सी नाव है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी कश्तियाँ हैं, दैट सेल, जो तैर कर जा रही हैं, है ना, जो कि तैर रही हैं, यात्रा कर रही हैं, टुवर्ड दोज आइल्स ऑफ योर्स, किधर ले जाती हैं वो सारी कश्तियाँ? टुवर्ड माने की तरफ, दोज आइल्स, आइल्स द्वीप होते हैं, ऑफ योर्स, तुम्हारे, यानी तुम्हारे जो द्वीप हैं, अब उनके द्वीप क्या हो सकते हैं? जो उनकी प्रेमिका हैं, तो उनका जो अस्तित्व है, जहाँ भी वो हैं, जहाँ उनकी प्रेजेंस है ना, जहाँ वो उपस्थित हैं, तो उनका जो पूरा ऑरा है वो एक आइल्स की तरह इन्होंने डिस्क्राइब किया। तुम्हारे द्वीपों की ओर वो सारी कश्तियाँ ले जाती हैं, और तुम्हारे द्वीप क्या करते हैं? दैट वेट फॉर मी, जो मेरा इंतज़ार करते हैं। वेल नाउ, अब ये बात देखिए, अब लहजा बदल गया, यहाँ से एक धमकी टाइप की शुरू हो गई है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा था, सुनील शेट्टी धमकी देते हैं धड़कन फिल्म में कि अगर तुम, जो भी है डायलॉग मैंने बोल ही दिया पहले ही, अब उसी तरीके से एक धमकी जैसे आशिक दे रहा है। देखिए, वेल नाउ, ठीक है, अब एक बात सुनो, इफ़ लिटिल बाय लिटिल, अगर आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, यू स्टॉप, तुम बंद कर दो, लविंग मी,
मुझे मोहब्बत करना, मुझे प्यार करना अगर तुमने बंद कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, आई शैल स्टॉप लविंग यू लिटिल बाय लिटिल, तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मोहब्बत करना बंद कर दूंगा। तो ये एक धमकी हुई, एक तरीके से लहजा बदल गया यहाँ पर। इफ सडनली, अगर अचानक, यू फॉरगेट मी, तुम मुझे भूल जाओ, डू नॉट लुक फॉर मी, तो फिर मेरी तलाश भी मत करना, फॉर, क्योंकि आई शैल ऑलरेडी हैव फॉरगॉटन यू, मैं तुम्हें पहले ही भूल चुका हूँगा। यानी जो मोहब्बत है वो रेसिप्रोकल है, वो म्यूचुअल है। यानी अगर आप मोहब्बत करते हो तो ही मोहब्बत करूँगा, नहीं करते हो तो मैं भी भूल जाऊँगा। ये नहीं है कि तुम्हारे मोहब्बत में पागल हो जाऊं और कुर्ता फाड़ के चिल्लाऊं, है ना, लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, तो वो नहीं करूँगा, मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा। ठीक है। इफ़ यू थिंक इट लॉन्ग एंड मैड, अगर तुम इस पर सोचो लंबे समय तक और पागलपन के साथ, द विंड ऑफ बैनर्स दैट पासिस थ्रू माई लाइफ, यानी जो हवा है, बैनर होते हैं ध्वज होते हैं जो उस पर लगे होते हैं। आपने शिप देखा हो या पानी का जहाज़ देखा हो तो उस पर पाल लगे होते हैं। तो वो जो हवा बैनर्स से गुजरती है उनको, दैट पासिस थ्रू माई लाइफ, जो मेरी ज़िंदगी से होकर गुजरती है, तो इन सब पर तुम लंबे समय तक सोचो, पागलपन के साथ सोचो, एंड यू डिसाइड, और सोचने के बाद तुम ये निर्णय लो, ये निश्चय करो, क्या, टू लीव मी, मुझे छोड़ देने का, एट द शोर, किनारे पर, है ना। ये जो दुनिया है या जो हमारा अस्तित्व है वो एक समंदर की तरह है, और उसका किनारा, शोर ऑफ द हार्ट, अच्छा इन्होंने कहा मेरे दिल के किनारे पर, तो जो प्रेम का समंदर है, दिल का समंदर है, उसके किनारे पर तुम मुझे छोड़ देने का निश्चय करो। और उस किनारे पर वेयर, जहाँ पर आई हैव रूट्स, मेरी जड़ें हैं, तो मैंने प्रेम किया है, मेरे हृदय में तुम हो, तो जैसे मेरा प्रेम यहाँ पर रूट्स पकड़ चुका है, जड़ पकड़ गया है, यानी स्थिर हो गया है। मेरी जड़ें जहाँ जम गई हैं, तो जहाँ आपकी रूट्स होती हैं वहाँ पर आप स्टेबल होते हो, स्थिर होते हो। तो जहाँ मैं स्टेबल हूँ, जहाँ मैं स्थिर हूँ, जहाँ मेरे प्रेम ने जड़ें पकड़ रखी हैं, उस दिल के किनारे पर अगर तुम मुझको छोड़ देने का निर्णय लोगी, रिमेंबर, तो याद रखना, दैट, के, ऑन दैट डे, उसी दिन, एट दैट आर, उसी क्षण, उसी पल, उसी समय, आई शैल लिफ्ट, मैं उठाऊंगा, माई आर्म्स, अपनी बाहें, एंड माई रूट्स, और अपनी उन जड़ों को जो कि जम गई हैं और मतलब तुम्हारे ऊपर केंद्रित है एक तरीके से। मेरा जो आलम्बन हो वो तुम ही हो, मैं तो तुम ही से प्रेम करता हूँ, तुम ही को देखता हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़ देने का निश्चय किया तो मैं अपनी बाहें उठाऊंगा, अपनी उन जड़ों को उखाड़ूंगा, एंड विल सेट ऑफ, और निकल जाऊंगा, टू सीक एनदर लैंड, दूसरी जमीन ढूंढने, यानी जो जड़ें हैं वो दूसरी जमीन ढूंढ लेंगी, यानी कहीं और मैं प्रेम की तलाश करूंगा। ये नहीं कि तुम्हारी याद में मैं पागल हो जाऊं और चिल्लाऊं और सुसाइड कर लूं, मर जाऊं। तो भाई बड़ा प्रैक्टिकल टाइप का आशिक है ना। जनरली तो आशिक कहते हैं कि अगर तुमने छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा, तो उस टाइप का नहीं है ये कहता है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं भी अपनी बाहें उठाऊंगा, अपनी जड़ें उठाऊंगा और दूसरी ज़मीन खोजने निकल जाऊंगा। तो भाई उस तरीके का आशिक नहीं है ये कि सायों को लिपटाता है और लैला लैला करता है, लिख कर तेरा नाम जमी पर उसको सजदे करता है। तो भाई ये तो दूसरी मोहब्बत ढूंढ लेगा दूसरी जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से इसका टोन चेंज होने वाला है ना। तो यहाँ धमकियाँ हो गई इन दो स्टेंजाज में, और अब फिर से उसकी टोन चेंज हो रही है। देखिए, बट ईच डे, लेकिन हर दिन, ईच आर, हर पल, हर घड़ी, यू फील, तुम ये महसूस करो, दैट, कि यू आर डेस्टाइन्ड फॉर मी, तुम मेरे लिए बनी हो, तुम मेरे भाग्य में हो, या फिर तुम्हारे भाग्य में मैं हूँ। विद इम्प्लेकेबल स्वीटनेस, इम्प्लेकेबल जो अपनी जगह से नहीं हिलता, अडिग कह सकते हैं आप, या फिर जो खुश नहीं होता, शांत नहीं होता, नॉट टू बी पैसिफाइड, इम्प्लेकेबल होता है।
जिसे खुश न किया जा सके, शांत ना किया जा सके। तो ऐसी स्वीटनेस जो अपनी जगह पर अडिग है, हिल नहीं सकती, तो उस खूबसूरती के साथ, उस मिठास के साथ, इफ़ ईच डे, अगर हर दिन अ फ्लावर, एक फूल, क्लाइम्स अप टू योर लिप्स, तुम्हारे होठों तक चढ़ता है, टू सीक मी, मुझे तलाश करने के लिए, यानी कहीं तुम्हारे लिप्स पर मैं हूँ, है ना। जब किस होता है तो एक तरीके से जो आशिक है उसका एक इम्प्रिंट उसके होठों पर रह जाता है, प्रेमिका के होठों पर। तो अगर हर दिन एक फूल तुम्हारे होठों तक चढ़े मुझे तलाश करते हुए, तो कहने का मतलब ये है कि तुम अगर ये महसूस करो कि तुम्हारे होठों पर अभी भी मेरे होठों का एक इम्प्रिंट है, एक निशान है ना, तो अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है, आह माई लव, तो ओ मेरी प्रिय, आह माई ओन, अरे मेरी अपनी, इन मी, मेरे अंदर, ऑल दैट फायर, वो सारी आग, किसकी आग, मोहब्बत की आग, इज रिपीटेड, वो दोहरा दी जाएगी, वो वापस आ जाएगी। तो देखिए, मतलब बिल्कुल रेसिप्रोकल, बिल्कुल म्यूचुअल टाइप का उसका लव है कि भाई तुम भूल गई तो मैं भी भूल गया। लेकिन अगर तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हूँ, मैं तुम्हारे अस्तित्व का एक हिस्सा हूँ, तुम्हारे एग्जिस्टेंस का हिस्सा हूँ, तो मेरे अंदर भी दैट फायर इज रिपीटेड, वही आग दोहरा दी जाएगी, वापस आएगी। इन मी, मेरे अंदर, नथिंग इज एक्सटिंग्विश्ड, कुछ भी नहीं बुझेगा, और फॉरगॉटन, कुछ भी नहीं भूलेगा। तो मैं उन मोहब्बत के लम्हों को, मेरे अंदर जो मोहब्बत की आग है वो नहीं बुझेगी, वो जलती रहेगी, और मैं कुछ भी नहीं भूलूंगा, तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों को नहीं भूलूंगा। माई लव फीड्स ऑन योर लव, तो वजह क्या है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत पर जिंदा है ना। तो उसको जो भोजन चाहिए, फीड माने भोजन करना होता है, तो भाई हमें जीने के लिए क्या चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है। किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या किसी भी चीज़ को जीवित रहने के लिए एक भोजन चाहिए होता है। तो जो माई लव, मेरी मोहब्बत है, उसको जीने के लिए क्या चाहिए, योर लव, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। मेरा प्रेम तुम्हारे प्रेम पर जीता है, बिलवेड, प्रिय। एंड एज लॉन्ग एज, और जब तक, यू लिव, इट विल बी इन योर आर्म्स, जब तक तुम जिंदा हो तब तक ये तुम्हारी बाहों में रहेगा, विदाउट लीविंग माइन, मेरी बाहें छोड़े बिना। तो मेरी बाहें छोड़ेगा नहीं और तुम्हारी बाहों में रहेगा, क्या मतलब हुआ कि हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो एक चीज़ है जो मेरी बाहों में भी है, आपकी बाहों में भी है, तो इसका मतलब उस चीज़ ने हम दोनों को जोड़ रखा है, कनेक्ट कर रखा है। तो जो मोहब्बत है वो हम दोनों को जोड़े रखेगी, अगर वो तुम्हारे दिल में भी है। तो ये थी छोटी सी प्यारी सी पोएम जो आपके सिलेबस में है। इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। इस बार एग्ज़ाम आपका MCQs बेस्ड होगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।